जब मोदी साहब फ्रांस आए थे, यूएसए आए थे, जर्मनी आए थे, और यहाँ एक बार डेनमार्क पर पूरा वो उनका भी अच्छा सिस्टम है। तो वो सिर्फ ऐसा नहीं कि चाय पी, फोटो खींची और जय हिंद और भारत माता की जय नहीं कह रहे थे। वो इन कंपनियां जो यहाँ पर हैं बड़ी बड़ी, उन्होंने उनके जो सीईओज थे उनके साथ बैठ के एमओ साइन किए। तो उन लोगों को भी पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है। तो उन 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 इन कंपनियों के लिए इंडियन जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री या रेलवे मिनिस्ट्री, उन्होंने बड़ा ट्रांसपेरेंट सबको टेम्पलेट दिए कि हमारा ये प्रोग्राम है। तो उन्होंने इसको अपनी लैंग्वेज में यहाँ पर किया। उसमें अपकमिंग जो प्रोजेक्ट है, आपको हैरानी होगी सुनकर। मैं आपको एक दो हाइलाइट्स बताता हूँ। प्रोग्राम प्रोजेक्ट तो बहुत है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से भी जो इंट्रोड्यूस किए हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान को 2025 में 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, तो वो बनेंगे। ये वर्ल्ड बैंक बोल रहा है कि इंडिया वाले 25 में 5 ट्रिलियन की बन सकते हैं, लेकिन उनको करीबन 4.5 ट्रिलियन जो डॉलर है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है। उसके लिए उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए, उनके लिए उनको कंपनियां चाहिए, मटेरियल चाहिए, या कोई सरिया, सीमेंट, मैन पावर, ये सब चीजों की जरूरत है ना। इसके लिए उन्होंने जब जब मोदी साहब ने ये बोला कि वी विल बिकम 5 ट्रिलियन, तो इन लोगों के कान खड़े हो गए। अरे यार, तो हमारा तो सामान ही अच्छा बिकेगा। लेकिन ये गुजराती पीएम जो है चालाक आदमी है। इसने सबके मुंह में शहद लगा दिया। और पंजाबी में कहानी है, पंजाबी में कहानी है ना, एक वो मेरी दादी बोला करती थी, आग ला के डब्बू न्याइया। ये मोदी साहब ने जब डावोस में आए थे तो उन्हें पता लग गया था कि डिजिटलाइजेशन जो होगी उससे पूरे वर्ल्ड में 1 बिलियन आदमी को जॉब खत्म हो जाएगी। उन्होंने बोला कि ये तो मैं नहीं होने दूंगा, क्योंकि वो मालूम है इंडिया डिजिटलाइजेशन के बहुत आगे चल चुका है। उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट लगा के लोगों को, जो स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर है, उसको बिल्कुल वो उसमें एडजस्ट करेंगे। मेरे हिसाब से 2020-30 तक इंडिया में 600 मिलियन लोग जो हैं, उनको इन सारे जो 10-12 प्रोजेक्ट है, ये मैं नहीं कह रहा, ये अपकमिंग जी जी। प्रोजेक्ट जो है, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बता रही है। वो कह रहे हैं कि 600 मिलियन के करीब लोगों को जॉब्स ज्यादा क्रिएट हो जाएंगे। 600 मिलियन, 3 टाइम्स मोर देन यूरोप। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जर्मनी से डॉक्टर प्रदीप पवार साहब। बहुत ही नाइस मैन है, बहुत अच्छे इंसान है, उसके साथ साथ एक अच्छे साइंटिस्ट हैं और एक अच्छे इंडियन हैं। वहां पर बैठकर अपने मुल्क को बड़े गौर से देख रहे हैं और अपने मुल्क की तरक्की में इनका भी मेन किरदार है। तो मैं इनको अपने शो में वेलकम कहता हूँ। आज हम इनसे इंडिया की जो तरक्की है उसके बारे में, और जो अभी मोदी जी को एक अवार्ड भी मिला इंडिया के अंदर, और मेट्रो का उन्होंने कुछ स्टेशन का इफ्तिताह किया, इसके बारे में तफसील से जानेंगे। और आइंदा जो आने वाले साल हैं वहां पर इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या तब्दीलियां हो रही हैं और इंडिया कहाँ पर जा रहा है, इसके बारे में इनसे जानेंगे। तो पहले मैं इनको अपने शो में खुश आमदीद कहता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एंड वालेकुम गुड अस्सलाम। इवनिंग, गुड इवनिंग। आपके आपकी तो शो पे इवनिंग बुलाने है का लेकिन बड़ा, हमारा आपको मैं बहुत थैंकफुल हूँ। आपने मुझे जी आज फिर दूसरी तीसरी बार याद किया है। और आज का टॉपिक भी आपने जो लिया है वो इंटरेस्टिंग है। उस पे बड़े अच्छे ढंग से हम लोग कोई डिस्कशन भी कर सकते हैं। और जो आपने दूसरा अच्छा टॉपिक सर। चुना है, बिल्कुल बिल्कुल। बोलिए। अच्छा सर, बताइएगा जरा कि जो जो मोदी जी ने इफ्तिताह किया है मेट्रो का, 2 मेट्रो स्टेशन का, इसके बारे में बताइएगा। और जो उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड एक अवार्ड दिया गया है, थोड़ा सा हमारे देखने वालों को बताइएगा। और आप क्योंकि यहाँ जर्मनी में बैठे हैं, यहाँ के जो न्यूज़पेपर्स हैं, यहाँ का मीडिया भी उनकी तारीफ कर रहा है यहाँ पर, इसके बारे में भी बताइएगा। जरूर जरूर। ये जो आज का जो 1 अगस्त का जो इनॉग्रेशन था पूना में, ये तो 2016 में प्लान हो गया था। उस वक्त टोटल जो 40 किलोमीटर की मेट्रो थी, उसके लिए 15,000 करोड़ रुपए का बजट इन्होंने तैयार किया था। और इस साल जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी, उन्होंने 3,000 करोड़ रुपया और डाल दिया। क्योंकि टेक्नोलॉजी को और एडवांस करने के लिए इनमें कुछ चीजें ऐड की हैं जो स्टेट ऑफ आर्ट्स हैं।
तो उसके लिए थोड़ा सा उन्होंने और भी इसमें बजट लिया है। और मोदी साहब को उन्होंने आज की जो ये ट्रेन है, जो मेट्रो है, ये है इंडियन मेड एक्चुअली। इसका जो सप्लायर है वो भी इंडियन है। वो भी आलू ट्रेन मैन्युफैक्चर जो है यहाँ वहाँ टीटागढ़ रेलवे सिस्टम का है। उन्होंने ये सारी ट्रेन तैयार की है और इसमें करीबन आई थिंक 80% इंडिया का सामान है। टेलीकॉम जो है वो हिमाचल प्रदेश की किसी कंपनी का है। और इसमें उन्होंने एक CBTCS सिस्टम लगाया, उसको ये बोलते हैं कॉम्पैक्ट बेस ट्रेन कंट्रोल सिस्टम, जो स्टेट ऑफ आर्ट है, जो यहाँ यूरोप में भी अभी सब जगह नहीं आया। फ्रांस में SNCF में एक दो ट्रैक्स पे लगे हुए हैं और इसमें ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम्स हैं और ट्रैकिंग सिस्टम है। इसका उन्होंने जिक्र किया। और इसकी एक वजह ये भी थी कि इस मेट्रो जो है ये सारी ओवरग्राउंड नहीं है, ये अंडरग्राउंड 30 मीटर बिलो लेवल भी गई है। तो उसके उसके लिए भी सेफ्टी जो इन्होंने रिक्वायरमेंट देखी थी, उसको इन्होंने पूरे मद्देनजर रख के उसकी इन्वेस्टमेंट में ये इजाफा किया है। क्योंकि अभी ये 40 किलोमीटर का प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है। आज उन्होंने एक जो स्ट्रेच है उसको इन्होंने मोदी साहब के हाथ से उसकी इनॉग्रेशन करवाई है। और ये करीबन आई थिंक 6.9 किलोमीटर है और एक 4.7 किलोमीटर का ट्रैक है। मेरे पास थोड़ा सा डाटा था कहीं पड़ा हुआ, उन्होंने उसको आज अवेल किया। और सबसे बड़ा इसका फायदा मुजफ्फर साहब ये होगा कि लोग अपने एक व्हाट्सएप सिस्टम से इसकी टिकट बुक कर सकते हैं। ये भी एक इन्होंने चलाया शोशा, ये डिजिटलाइजेशन का एक और एक्सपेक्ट है। और लोग घर में बैठ के भी जो टिकट ले सकते हैं। इसमें ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम जो AFC होता है, उसमें वो 100% जो है वो इसमें अडॉप्ट किया गया है। और व्हाट्सएप का तो मैंने आपको बोला ही है कि हो जाएगा। और दूसरा, इसका फेयर इन्होंने बहुत जेन्युइन रखा, यानी 20 रुपए 25 रुपए की टिकट रखी इन्होंने। और अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर इसको बुक करेंगे तो आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप करेंगे, स्टूडेंट जो है उनके लिए और 30% उन्होंने रिबेट दिया है। तो इसको उन्होंने अभी और वीकेंड का एक सब सिस्टम तैयार किया। वीकेंड को अगर आदमी सफर करे उसको भी 20 या 25 या 30% उसको मिलेगा, ताकि लोग इन अपनी गाड़ी जो घर छोड़ के आए और सड़कों के ऊपर वो ब्लॉक ना हो और CO2 का प्रॉब्लम ना हो। तो वो कहते हैं कि हम इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं ताकि उससे लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रेन पे सफर करें। और इसमें सबसे ज्यादा उन्होंने एक एस्टिमेट किया है कि 5 या 6 लाख पैसेंजर्स को ये हैंडल करेंगे। ये भी एक हाँ डेली, ये इसका इनका एक फैंटास्टिक इन्होंने कैलकुलेशन की है। और लगता है मुझे ये इस काम में हमें, पूना में वैसे भी लोग डिसिप्लिन्ड हैं, बहुत एजुकेटेड हैं। और उनको भी लाइन में खड़ा होना भी आता है। और मैं जो दिल्ली में देख कर आया वो भी बड़ा बढ़िया है वैसे, है ना। पूना में थोड़ा सा फिर भी मैं बोलूंगा दिल्ली से ज्यादा अच्छा थोड़ा स्टैंडर्ड है लोगों का। एक तो इंटरनेशनल सिटी, पूरी दुनिया की गाड़ियां वहां बनती हैं, इंटरनेशनल कंपनीज वहां पर है। और अच्छे अच्छे कॉलेज हैं। और एक तो पूना में फिल्म इंडस्ट्री है। और ये इन सब को देखने के बाद आपको लगता है कि वहां पर जो डिसिप्लिन है वो लोगों का बढ़िया है। तो आप जब सड़क पे जाएंगे तो आपको नजर आता है। और एक बात और इन्होंने की है जो अभी तक दिल्ली में नहीं हुई है, ना बेंगलुरु में हुई। वो ये है कि इनके साथ पैरेलल जो मेन सड़क पर बसेस चलेंगी, उनको भी इसकी टाइमलाइन में लाने की ट्राई कर, कि अगर मैं इस स्टेशन पे उतरूं, वहां से अगली तरफ जाने वाला जहाँ मेट्रो नहीं जाती, मुझे वहां की बस मिल जाए। तो ये उसको स्टिमुलाइज कर रहे हैं और साइक्रोनाइजेशन उसकी होने वाली है। तो ये लगता है कि कुछ दिनों में ही हो जाएगा। और मोदी साहब के टेप कटिंग के 2 घंटे के बाद ही बोलते चढ़ जाओ तुमको। तो उन्होंने इसका इसका भी काम कर दिया और लोगों को, वो जनता को दे दिया कि आप चलो या। और ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें उन्होंने टाइमिंग थोड़ी सी रखी है जो मैं चाहता हूँ कि इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी मुझे।
सुबह 7 बजे से लेके शाम के 10 बजे तक जो ट्रेन मेट्रो पुणे में चलेगी। अगर जो कई लोग जो सेकंड शिफ्ट में काम करते हैं वो 10 बजे छुट्टी करते हैं, तो वो इनको थोड़ा सा थिंक आउट करना पड़ेगा कि क्या वो जो जितने भी रात को 10 बजे 11 बजे अपना ऑफिस बंद करके आ रहे हैं, फिर गाड़ी में बैठ गए, उसका क्या फायदा हुआ ना। तो वो थोड़ा सा इनको एक नाइट सर्विस या नाइट कुछ ऐसा चलाना पड़ेगा, ताकि जो लास्ट पैसेंजर्स हैं वो 10 बजे 10:30 बजे की जो शिफ्ट है खत्म करने के बाद एटलीस्ट 11 सवा 11 बजे का लास्ट उनको एक मेट्रो चलाना चाहिए, ताकि लोग अपने अपने घरों में आ जाए। नहीं तो फिर वो दोपहर को 2 बजे जो जाएंगे वो अपनी गाड़ी लेके जाएंगे, और फिर वही वहां पर ब्लैकआउट पूरा का पूरा खड़े हैं, धुआं निकल रहा है, तो कोई फायदा नहीं। आई थिंक दे आर गोइंग टू डू इट। उनको मुझे लगता है कि इस एस्पेक्ट के ऊपर वो चलेंगे, और इसका उन्होंने जो फ्रीक्वेंट सर्विस है वो भी अच्छी रखी है ना। वो उन्होंने सुबह का जो मेरा ख्याल जो जो इन्होंने टाइम पीक आवर्स इन्होंने बनाए हैं। अब मेरे को इतना 100% नहीं पता कि 10 मिनट का जी जी। शेड्यूल है या 15 मिनट का शेड्यूल है, और उसके बाद जो शाम दोपहर का वो थोड़ा सा उन्होंने लार्ज कर दिया है ना वो। लेकिन अब मेरे ख्याल हर 15 मिनट के बाद एक कार आएगी और इनको पैसेंजर्स को लोड करेगी, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो ये अच्छा, इनका जो कंपैरिजन पहले करें, यूरोप के जो मेट्रो है और जो इंडियन मेट्रो है, इसका अगर कंपैरिजन किया जाए तो कैसे आप देख रहे हैं? इंडियन मेट्रो क्वालिटी वाइज और सर्विस वाइज इनको टक्कर दे रही है कुछ? हाँ बिल्कुल। देखिए अभी आप अगर फ्रैंकफर्ट में आप चले जाओ, वहां की मेट्रो 30 साल पुरानी है, तो उनमें ज्यादा गुंजाइश नहीं है कि उसको बिल्कुल मॉडर्नाइज कर सकें। तो नई नई उन्होंने कारें तो जरूर ली हैं, बोगीज भी ली हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में वो ज्यादा डेवलप नहीं कर सकते। इंडिया तो बना रहा है नया, तो वो स्टेट ऑफ आर्ट और बिल्कुल ग्रीन एनर्जी, और जो प्लेटफॉर्म्स जो बना रहे हैं वो सब का सब एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेके बना रहे हैं। ये तो बजट बनाते हैं कि चलो जी हमने अगले साल जो ओवरलाइट जो जो है ब्रिज बनाना है, उसके इतना पैसा लगेगा। तो उसमें फिर पार्लियामेंट में बड़े झगड़े झगड़े चलते हैं, ये नहीं है वैसा होना चाहिए, पंगे हैं। इंडिया में मोदी साहब के साथ मिलके उनकी पार्टी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक सबसे अच्छा वो जो उनके जीडीपी है उसका 3.3% उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगा दिया। तो उसमें जितनी भी कंपनियां इंडिया में बन रही हैं, वो उनकी टेक्नोलॉजी जो है वो यूरोप से बिल्कुल कम नहीं है। आपका सीटिंग अरेंजमेंट, कूलिंग सिस्टम्स, या सबका सब जो है बिल्कुल मॉडर्न स्टेट ऑफ आर्ट है। और आप किसी भी मेट्रो के साथ वर्ल्ड में इंडिया की मेट्रो को कंपेयर कर सकते हैं, और पंक्चुअलिटी भी बहुत है हा? अच्छा, और जो हाँ, मैंने नहीं ये देखा यही कभी सवाल मैं दिल्ली करना में चाह रहा लेट है। था कि वहां पर तो आप टाइम टाइम देखकर उतर जाएं, किसी भी जो है जो आपका है स्टेशन है, जो भी आपको पता होगा इतने बजे वहां पर जो है मेट्रो पहुंच जाएगी। इंडिया में भी ऐसे ही है, बिल्कुल टाइम हाँ देखकर आप उतर जाएंगे। ये तो नहीं कि आप बिल्कुल बिल्कुल। आपने उतरना किसी स्टेशन पर और वो जो है वो पहुंचे किसी और स्टेशन पे हो टाइम नहीं नहीं देखकर। नहीं नहीं, ये पाकिस्तान में तो रोडवेज नहीं ऐसे है होता है ना। ना। ये पंजाब रोडवेज नहीं है, सॉरी। मैं पंजाब हम्म। का रहने वाला हूँ, पंजाब रोडवेज आ रहा हूँ। अब वो कहते हैं ना आज चलांगे तो पहुंचांगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर शेड्यूल है हम्म। पूरा, और आप अपनी घड़ी सेट हम्म। कर सकते हैं कि इतने बजे आएगी। और जैसे आप प्लेटफॉर्म पे जाओगे वहां लिखा होता है इतने सेकंड में ये ट्रेन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अभी यहाँ जो इन्होंने स्टार्ट की है, ये जो स्टेशन बनाए इन्होंने, या वो कोर्ट सिविल कोर्ट है या फागेबाड़ी है, इन सब की उन्होंने पहले से ट्रेन किया। अभी 1-2 महीने इसकी इंटेंसिव इसकी रिहर्सल हुई थी, देखने के लिए कि ये ठीक से चल रही है, इसमें कोई नुकसान तो नहीं है, टिकटिंग सिस्टम का कैसा प्रॉब्लम है नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से बस कहाँ खड़ी होती, टैक्सी स्टैंड वगैरह, वो सारा का सारा इन्होंने अच्छा है। और मेट्रो के आने के आते ही लोगों की एम्प्लॉयमेंट ही बढ़ जाती है ना। हाँ, जो मेट्रो के सामने गाड़ियां टैक्सी वहां खड़ी हैं, उनको भी उनकी भी चार्जेस ठीक ठाक बन जाते हैं, उनकी भी डिसिप्लिन है। और नॉर्मली आप देखिए कि आदमी बिल्कुल फ्रेश होके उतरता है, एयर कंडीशन होती है, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने चढ़े बैठे और नेक्स्ट स्टेशन में उतर गए, और करीबन 30 सेकंड का स्टॉप होता है, 30 सेकंड में आपको उतरना है, आपको चढ़ना है। ये काम अच्छा, ये ये मेट्रो।
ये तो चलो मेट्रो की बात होगी। अब हम इंडिया की ओवरऑल जो डेवलपमेंट है और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे। आप बताइएगा कि मोदी साहब के आगे क्या प्लान है, क्या करना चाह रहे हैं, इंडिया को कहाँ पर ले जाना चाह रहे हैं? जो तरक्कियां हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कैसे वो आप देख रहे हैं कि इंडिया को कहाँ पर लेके जाएंगे? मुजफ्फर साहब, आपने तो एक क्वेश्चन करे तो पूरा लेक्चर बन जाएगा ना। इसमें तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें। मैं आपको एक दिखाता हूँ। ये यहाँ का आता है, वर्ल्ड बैंक का है। इसको टाइम्स प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसमें ये करीबन 11-12 पेजेस का है। इसमें इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लेक्चर है, और मैं जी उसमें से कुछ हाईलाइट्स आपको बताऊंगा। आपको बड़ी हैरानी होगी। ये वर्ल्ड बैंक वाले जी इसको इस पे नजर रखते हैं, और उन्होंने जी। क्या बोला है। ये न्यूज जो है, हम्म वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन, ये करीब 17 जनवरी को इन्होंने प्रिंट आउट दिया था इसका जी। ना। ये 17 जनवरी, इसमें हो सकता है कि कभी चेंजेस आए हों। और उन्होंने हम्म इसको, इसमें जो इंडिया का डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इन्होंने इसको हाईलाइट इसलिए किया है। ये चाहते हैं हम्म कि यूरोप की कंपनियां भी इंडिया में compete करें। हम्म। जब मोदी साहब फ्रांस आए थे, यूएसए आए थे, जर्मनी आए थे, और यहाँ एक बार डेनमार्क पर पूरा वो उनका भी अच्छा सिस्टम है। तो वो सिर्फ ऐसा नहीं कि चाय पी, फोटो खींची और जय हिंद और भारत माता की जय नहीं कह रहे थे। वो इन कंपनियां जो यहाँ पर हैं बड़ी बड़ी, उन्होंने उनके जो सीईओज थे उनके साथ बैठ के एमओ साइन किए। तो उन लोगों को भी पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है। तो उन उन हम्म उन इन कंपनियों के लिए इंडियन जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री या रेलवे मिनिस्ट्री, उन्होंने बड़ा ट्रांसपेरेंट सबको टेम्पलेट दिए कि हमारा ये प्रोग्राम है। तो उन्होंने इसको अपनी लैंग्वेज में यहाँ पर किया। उसमें अपकमिंग जो प्रोजेक्ट है, आपको हैरानी होगी सुनकर। मैं आपको एक दो हाईलाइट्स बताता हूँ। प्रोग्राम प्रोजेक्ट तो बहुत है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से भी जो इंट्रोड्यूस किए हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान को 2025 में 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, तो वो बनेंगे। ये वर्ल्ड बैंक बोल रहा है कि इंडिया वाले 25 में 5 ट्रिलियन की बन सकते हैं, लेकिन उनको करीबन 4.5 ट्रिलियन जो डॉलर है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है। उसके लिए उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए, उनके लिए उनको कंपनियां चाहिए, मटेरियल चाहिए, या कोई सरिया, सीमेंट, मैन पावर, ये सब चीजों की जरूरत है ना। इसके लिए उन्होंने, जब जब मोदी साहब ने ये बोला कि वी विल बिकम 5 ट्रिलियन, तो इन लोगों के कान खड़े हो गए। अरे यार, तो हमारा तो सामान ही अच्छा बिकेगा। लेकिन ये गुजराती पीएम जो है, चालाक आदमी है। इसने सबके मुंह में शहद लगा दिया। और पंजाबी में कहानी है, पंजाबी में कहानी है ना, एक वो मेरी दादी बोला करती थी, आग ला के डब्बू न्याइया। तो वो हम्म। ये डब्बू साहब जो है ना, आग लगाई, आप भाग गया। और ये अभी पीछे पीछे घूम रहे हैं कि कैसे इसको, इसकी पूंछ पकड़े। तो इन्होंने अपने प्रोग्राम बना लिए हैं। और इसमें चैलेंजेस भी हैं, वो कहते भी हैं कि चैलेंजेस हैं। इसमें जो लिखा है इसने, वो कह रहा है कि ये जो भारत माला परियोजना है ना, ये सबसे चैलेंजिंग है। भारत माता जो परियोजना है, इसमें उन्होंने 45,000 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है हम्म। ये। उसमें वाओ। नेशनल नेशनल हाईवे, बॉर्डर्स की हाईवे, और उसके अंदर कनेक्टिविटी सारी होंगी ना। ये हम्म। सबसे बड़ा दुनिया का, आप देख लीजिए, इस वक्त प्रोजेक्ट है। किसी कंट्री ने आज तक इस तरीके से ये प्रोजेक्ट नहीं इतना बड़ा। लिया। इतना बड़ा है। और इसमें 100, लेट मी करेक्ट, 130 बिलियन डॉलर, 130 बिलियन डॉलर। आप अंदाजा लगाओ कि मेरा पड़ोसी मुल्क 2-2 बिलियन के लिए लोगों के सामने घूमता है, और ये 130 बिलियन ठाक से फेंक रहे होते। चलो जी, काम करो, है ना। और दे ये दें जो हमें ये थोड़े से, 2-3 बिलियन नहीं, दे दें हमें भी। इंडिया वाले 100% पाकिस्तान की हेल्प करेंगे। उस नेबर कंट्री है, लेकिन ये तो हर चीज को ठुकरा देते हैं ना। हमें चाहिए नहीं, हमें बात नहीं करनी, हमें ये करना। तो फिर वो हो जाता ना कि मार मार के खीर नहीं खिलाई जाती। तो ये मार मार के खीर, मोदी साहब कहते चलने तो हम अपनी तरफ कंसंट्रेशन करते हैं।
और ये प्रोजेक्ट जो है भारत माता परियोजना, इसमें आप अंदाजा लगाओ कि कम से कम 200 के करीब मिलियन लोगों को काम मिलेगा। इसमें एलिवेटेड वो है, बाईपास है, रिंग रोड्स बन जाएंगी और टनल्स हैं, क्या क्या इसमें, यानी आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इसमें चैलेंजेस भी बहुत है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के भी अपने रूल्स होते हैं, उनको भी इन्होंने देखना है ना। लेकिन मुझे लगता है कि इसके अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं होगा, और ये तकरीबन प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और हाँ, इसके साथ साथ ये जो वर्ल्ड बैंक वाले भी हैं और ये OECD वाले बोलते हैं कि कुछ प्रोजेक्ट इन्होंने स्टार्ट किए हैं जो काफी चैलेंज है। मैं आपको एक दो के नाम बताता हूँ, मैं खुद उसको थोड़ा सा मैंने एलेबोरेट भी किया आज। और एक तो उन्होंने स्टार्ट किया है कि मुंबई दिल्ली जो हाईवे है ना, वो 1350 किलोमीटर का 8 लेन की वो तैयार हो रही है। वो उसके वो काफी प्रोग्रेस में चली जा चुकी है, और वो लगता है कि इनकी 5 मिलियन ट्रिलियन इकोनॉमी बनने से पहले फिनिश हो जाएगी। वो जो मिस्टर गडकरी, 8 लाइन से मुराद ये है कि 4 एक तरफ 4 एक तरफ या 8 एक हाँ तरफ जी, 8 एक तरफ? नहीं 8 लेन है, 4 एक तरफ 4 एक तरफ, सही है ना। और ये थ्रू आउट होगी, ऐसा नहीं होगा कि बीच में जाके 3 हो जाएंगे। ये पूरी स्टेट जो हाईवे है ये सीधी मुंबई पहुंचेगी, और इसका बहुत ज्यादा ट्रेडिंग में फर्क पड़ेगा ना। कुछ यहाँ के लोग कहते हैं कि बहुत सारा ट्रांसपोर्ट सड़क पे चला जाएगा, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि वो जो जो प्रोजेक्ट इन्होंने स्टार्ट किया है, जिसका मैं भी नाम दे रहा था आपको, या ये जो बहुत बड़ा इंडिया का, उस मैं यहाँ मैंने इसको साइड में रख दिया, मैं दिखाता हूँ आपको। ये वाला भारतमाला, ये भारतमाला परियोजना है। उसके अंदर उनको मालूम है कि इसमें सिर्फ रोड्स नहीं बनेगी, इसमें वाटर ट्रांसफर सड़कें भी बनेगी, और ये एक कंटिन्यूसली उसमें एडिशन होता जाएगा। वो हाईवे यूपी से आ रही है, यहाँ से बॉम्बे से आ रही है, या उधर चेनाब के ऊपर से आ रही, इन सबको एक जंक्शन सा बन जाएगा, ताकि हर सिटी जो है वो एक हाईवे से कनेक्ट हो। और अभी जो दूसरी जो इन्होंने स्टार्ट की है, वो एक थोड़ा सा छोटा प्रोजेक्ट है, वो गंगा एक्सप्रेस वे को बोलते हैं। वो 580 किलोमीटर का है, वो 6 लेन का है। हाँ, तो वो पहाड़ियों से भी निकलेगा, तो वहां 8-8 लेन नहीं बन सकती, ये मानना पड़ेगा ना। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, जिसमें से काफी चीजें खत्म भी हो चुकी हैं, वो बेंगलोर की जो मेट्रो है, वो भी एक बहुत हाई प्रोफाइल चीज जो है उसमें आप ऐड हो जाएगी। उसमें बेंगलोर की लाइफ जो है ना, वो वाकई में, क्योंकि वो सबसे बड़ा IT हब है दुनिया का ना। और उसमें आप सुबह बेंगलोर की सड़कों पे चल नहीं सकते, तो उनको ये जल्दी निपटाना है, ताकि लोग जो है स्कूल के जाने वाले बच्चे, स्टूडेंट, वर्कर्स, वो मेट्रो का यूज करें, ताकि सड़कों के ऊपर थोड़ा सा जो जो स्ट्रेस है, जो टेंशन है, कम हो जाए। हाँ, और जहाँ एक जगह ये हम लोग बातें करते रहते हैं ना इसकी, कश्मीर की डेवलपमेंट और ये, तो आप देखिए, अगर आपके पास टाइम होगा तो गूगल कर लीजिए। उसमें ये सोगली ला उन मोर जो टनल है ना, या सेट मोर टनल बोलते हैं, वो ले और श्रीनगर को जोड़ेगी। इस वक्त आदमी जब सफर करता है तो उसको 3 घंटे लगते हैं, और इस टनल के बन जाने के बाद 15 मिनट। ये एक और मूवमेंट भी है, ये सिर्फ सिविल के लिए नहीं, ये आर्मी के लिए बड़ा फायदा है। 2 मिनट में वो चाइना का बॉर्डर ले में जाके अपना सामान पहुंचा सकते हैं ना। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी है, इसको समझना थोड़ा सा जरूरी है ना। ये मोदी साहब जो है आज से 15-20 साल की सोचते हैं। ये इनकी खासियत है। मैं इनके कभी कभी बोलता हूँ कि आदमी का दिमाग जो है वो पता नहीं उसने कौन सा इंजेक्शन लगाया हुआ है, जो हम तो 5 साल की 6 साल की सोचते हैं, ये 10-15 साल की सोचता है आदमी ना। और जी कंप्लीट करें। मैं फिर एक और है, जो चनाब रिवर का है ना, वो भी कश्मीर की वैली को कनेक्ट करेगा रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ। आप इमेजिन कीजिए,
आप कश्मीर जाने के लिए आपको चिनाब रिवर जो है उसके ऊपर से ठक से निकले और सीधे आप श्रीनगर, है ना। और वो 1.3 किलोमीटर का जो छोटा सा ब्रिज है वो काफी चैलेंजिंग भी है। तो वो इन्होंने उसके लिए इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का तैयार हुआ प्लानिंग है, और उसकी उसके लिए कोई बाधा नहीं पड़ेगी, और वो कश्मीर जो है रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ उससे कनेक्शन होता है ना। और जो और एक जो मुझे लगता है काफी चैलेंजिंग है, वो जो इनलैंड वाटर वेज, जो नदियां हैं उसमें उन्होंने स्टेशंस बनाने हैं, ताकि बहुत सारा ट्रांसपोर्ट जो है वो शिप के जरिए इन इन वाटर वेज पे, यहाँ पर जो यहाँ की सबसे बड़ी नदी है उसको यहाँ पर माइंस बोलते हैं या उसको राइन बोलते हैं। उसमें आप, मैं भी 8-10 दिन पहले उसी में सफर करके आया हूँ। बड़ा मजा आता है, शिप जाते हैं, घूमते फिरते हैं। तो ये जो मोदी साहब ने सोचा है, इसके लिए मैंने थोड़ा सा रिसर्च भी किया, क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में नहीं था। ये 600 मिलियन का प्रोजेक्ट है। सॉरी, ये वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है, मैंने आपको गलत, तो सॉरी, आई टेक बैक। तो इसमें 111 वाटर बेस जो है ना वो तैयार हो गए हैं। और ये जीरो जो कार्बन कंट्रीब्यूशन है उसमें सबसे बड़ा इसका इंडिया में इसका फुटप्रिंट बन जाएगा। और ये जो प्रोजेक्ट है, आप समझो कि 24 में खत्म है। तो आप फिर इमेजिन कीजिए कि जितनी जो नदियों के ऊपर अभी बाढ़ आ गई है, जा नहीं रहा, ये एक बड़ा सारा इनका प्रोजेक्ट इन्होंने तैयार किया है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक आप देख सकते हो एक क्वांटम जंप इंडिया लगाएगा। और ऐसे ऐसे बहुत सारे, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है ना, वो 1,400 किलोमीटर का है, जो $90 बिलियन का बजट है। $90 बिलियन। चाइना और इंडिया के साथ मिलके इंडिया $100 बिलियन का बिजनेस करता है, और यहाँ पर वो $90 बिलियन जो है वो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। और इसमें इंडस्ट्रियल जोन्स बनेगी, पोर्ट्स बनेंगे, एयरपोर्ट बनेंगे, हाईवेज हैं, पावर प्लांट्स है, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल है। आपकी देखिए कितने मिलियंस लोगों को जॉब मिलेगी। ये एक विजन होता है मुजफ्फर भाई, जो ये आदमी लेकर आया, जिसको हम चाय वाला बोलते हैं। और काफी लोग इसके अपोजिशन में आ जाते हैं। और दूसरी बात, मैं सिर्फ इनकी तारीफ नहीं कर रहा, इनसे आने वाली पहली गवर्नमेंट जो थी उन्होंने भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए थे, लेकिन वो परसेंटेज खाने वाले बंदे, रोक लिया फाइल, ISI ऑफिसर बैठे हुए हैं, चलो कोई बात नहीं, यहाँ रखो जी अपना, है ना। मैं छोटी सी आपको कहानी सुनाता हूँ कि एक मुझे आज से कुछ 12-13 साल पहले कहते करप्शन हुआ करती थी, है ना। 5 मिनट का टाइम है ना, 5 मिनट का मतलब आप 5 लाख रुपया रख दो, 10 मिनट 10 लाख रुपया। तो वो अच्छा। ऊपर से खाया। मैं तभी तो इंडिया में जाके मैंने 2012 के पहले कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, क्यों, हमारे पास पैसे नहीं थे क्या। मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, इसकी ये वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड। इन्होंने क्या वहां होते करप्शन है, परसेंटेज खाई जाती है। जरदारी साहब परसेंटेज माने ना, उनका नाम भी रखा हुआ था ना, मिस्टर परसेंटेज। तो ऐसे इंडिया में भी बहुत थे। लेकिन मनमोहन सिंह ने, जो थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी तैयार की। लेकिन वो प्रोजेक्ट जो थे वो सारे शेल्फ हुए हुए थे। मोदी साहब ने कोई नया प्रोजेक्ट, हाँ ठीक है, ये जो इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट का स्टैंडर्ड है या एक्सप्रेस हाईवे, ये उस टाइम पे नहीं थे, कि ये नई चीजें आई हैं। और बाकी जो प्रोजेक्ट थे, ये इनका लेआउट था दिमाग में, या किसी ऑफिसर ने बनाया हुआ था, या प्लानिंग कमीशन ने तैयार किया, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहे थे। उनके ऊपर 36 तरह की बाधाएं पड़ी हुई थी, इसको रोकना है, इसको करना है, ये स्टेट डिपार्टमेंट का, ये हरियाणा वाले रोक रहे हैं, वहाँ जी J&K वाले रोक रहे हैं। तो मोदी साहब ने एक तो जो प्रोजेक्ट थे, क्योंकि उसको मालूम है कि चाइना से थोड़ा सा हमें खतरा है, पाकिस्तान से उन्हें कोई खतरा नहीं समझते वो, चाइना को इंडिया वाले भी अपना दुश्मनी समझते देखा जाए तो। और इसलिए उन्होंने सबसे पहले ये 370 को हटा के कश्मीर का मामला शांत किया। उनके लोगों को इंक्लूसिव लेके गए इंडिया में। उनको फीलिंग हो गई, हाँ ये बंदा जो हमारे लिए, ये मलिक शलिक जो यहाँ बंदूकें लेके घूमते हैं, ये कुछ नहीं करेंगे, ये पैसे खाते हैं। उन्होंने पैसे खाए हैं।
ये मुफ्ती और ये अब्दुल्ला, इन्होंने अपनी जगीरें बनाई है। आप यकीन कीजिए, $40 मिलियन का ये महबूबा मुफ्ती ने अपना जो मकान है उसको रेनोवेट किया। कहाँ से पैसे आए? वो कौन सी दुकान में काम करती है ना? या वो उसकी लड़की इंग्लैंड में पढ़ती है, 4-4 कमरे के रहती। मेरी 3 लड़की हैं, मैं मुझे मालूम है क्या खर्चा आता है बच्चे का पढ़ाने का। वो वहाँ हॉस्टल की बजाय कमरे में रह रही है, ड्राइवर रखा हुआ है, गाड़ी है। वो कहाँ से पैसे आए भैया? तुम कौन सी 9 to 5 जॉब करते हो? अब्दुल्ला साहब ने भी यही काम किया है। उनके लड़के का बैंक अकाउंट टेक्सास में है। तो ये इन लोगों ने खाया मुल्क को ना। अ, और ये सब देखा है मोदी साहब ने, तभी तो मुल्क थोड़ा उस लाइन पे चला है, डिसिप्लिन हो गया है, साफ सुथरा हो गया है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो रहा है। आप दिल्ली एयरपोर्ट में रुको, आपकी आंखों को टेस्ट करके खड़क से आपको पासपोर्ट दिखाना नहीं पड़ता, बायोमेट्रिक्स आपका सब चेक इन हो रही है, चेकआउट हो रहा है। तो ये सब चीजें दी। उन्हें मालूम है, ये मोदी साहब ने जब डावोस में आए थे तो उन्हें पता लग गया था कि डिजिटलाइजेशन जो होगी उससे पूरे वर्ल्ड में 1 बिलियन आदमी को जॉब खत्म हो जाएगी। उन्होंने बोला कि ये तो मैं नहीं होने दूंगा, है, क्योंकि वो मालूम है इंडिया डिजिटलाइजेशन के बहुत आगे चल चुका है। उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट लगा के लोगों को, जो स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर है उसको बिल्कुल वो उसमें एडजस्ट करेंगे। मेरे हिसाब से 2020-30 तक इंडिया में 600 मिलियन लोग जो हैं उनको इन सारे जो 10-12 प्रोजेक्ट है, ये मैं नहीं कह रहा, ये अपकमिंग जी जी। प्रोजेक्ट जो है, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बता रही है। वो कह रहे हैं कि 600 मिलियन के करीब लोगों को जॉब्स ज्यादा क्रिएट हो जाएंगे। 600 मिलियन, 3 टाइम्स मोर देन यूरोप। तो ये एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज हुआ है इंडिया को, और स्किल वहां पर है, एजुकेशन वहां पर है। और इन्होंने एक तरीके से लोगों को बोला पढ़ने जाओ बाहर। यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ पीछे यूनिवर्सिटी है, इसमें 65 लोग इंडिया से आके पीएचडी कर रहे हैं। तो रखा है ना। आपके पाकिस्तान के लोग पीएचडी करके आते हैं, डॉक्टर बन के आते हैं, उनको नर्स की जॉब नहीं मिलती। वो कहते हैं भैया पहले आपके तो कोई गिनोकोलॉजिस्ट जो है उसको जॉब इसलिए नहीं मिलती क्योंकि आधी किताब तो काली की होती है, जहां इंसान के अंग दिखाने होते हैं, ये तो अन इस्लामिक है। तो आप जब आप गिनोकोलॉजिस्ट हैं, आपके सामने औरत कि प्रेग्नेंट होके आ रही है, आप उसका क्या इलाज करेंगे? तो वो ये चीजें देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, और देखते हैं ये नहीं होगा तो बहुत सारे लोग बेचारे, मुझे तरस भी आता है कि उनकी डिप्लोमे डिग्रीज को वो मानते नहीं है। और आपकी, पता नहीं मैं किसकी इंटरव्यू देख रहा था पाकिस्तान में, एक प्रोफेसर साहब हैं, वो एक 0 आवर में बोल रहे थे, तो उन्होंने बोला कि 80% आपकी पीएचडी डिग्रीज जो हैं वो दिस इज फॉर टॉयलेट पेपर। उसकी वो, क्योंकि कोई नॉर्म नहीं है एक पीएचडी करने वाले जी की, जो नॉर्म होती है वो पाकिस्तान ने कभी आज तक इंटरनेशनल बेस पे साइन नहीं किए। जी, बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पर आप पीएचडी करने के बाद डॉक्टर नहीं लिख सकते, उसके लिए आपको प्रमोशन करना पड़ता है। वहां तो पीएचडी करके अपने आप डॉक्टर लिख लेते हैं। हाँ जी, ऐसे ही है। बहुत सारे आपके डॉक्टर्स हैं, एक तनी एक है, वो इंटरव्यू भी लेते हैं, यूट्यूब भी चलाते हैं, वो भी आपको बहुत बड़ा डॉक्टर बोलते हैं। और एक आपकी कोई जर्नलिस्ट है नेशनल टीवी के ऊपर। मैं तो, मुझे जी, हंसी आती है कि मैंने उनसे लिखा भी है, मैंने कहा अपना जो आपने जो थीसिस लिखी मुझे भेजो ना, मैं पढ़ूं जरा डॉक्टर उसमें फिज़ा लिखा क्या। डॉक्टर फिज़ा खान। हाँ हाँ, नाम ना, वो बहुत बदतमीज से बोलती है, उसको कोई अकल नहीं है, पता नहीं कहाँ से मुझे नहीं समझ आती वो कहाँ से लोग उनको सुन लेते हैं। और भी बहुत सारे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये एजुकेशन की वजह से मोदी साहब ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको मेटलाइज करने में कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि ब्रेन है, मटेरियल है, और काम करने का इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, और अच्छे लोग यानी आप मिले कह हैं। रहे हैं, जो एक नारा लगाया कि मोदी है तो मुमकिन है, वो सही है? वो बिल्कुल सही है। वो वो मोदी है तो मुमकिन है ना। उसके बाद, उनके बाद 24 के बाद तो मेरा लगता है वही आएंगे। अभी तक तो लोग यही है, जितना ये गठबंधन करते जा रहे हैं उतना इनका जो ट्राई तो उन्होंने बहुत कर रहे हैं, यहाँ पर आग लगाओ, यहाँ पर ड्रामा करो। लेकिन इंडिया में जो वोट डालने वाले लोग बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, तो उनको मालूम है कि हमें अब इस गंदगी से निकालने वाले एक ही आदमी है। अब देखिए 10% तो हिंदुस्तान की पॉवर्टी कम हो गई है। तो अभी बॉम्बे में मुझे लोग बोला करते थे कि लोग रात को भूखे सो जाया करते थे।
आज भूखा कोई नहीं सोता, गरीब जरूर होगा वो ना, तो हो सकता है कि कपड़े ही फटे हों, लेकिन वो बड़ी भूखा बात नहीं है ये। सोता। ये इनका अच्छा इन्होंने काम किया, और इसके लिए हिंदुस्तान जो भारत है इनका थैंकफुल भी है। और मैं ये नहीं कहता कि बाकियों ने काम नहीं किए ना, बाकियों ने भी काम किए, लेकिन उन्होंने शायद दिमाग नहीं था, या कोलिशन अच्छी नहीं थी। ये जो आज के पंगे पड़े हुए हैं बलूचिस्तान के, कश्मीर के, इन्होंने डाले हुए हैं ना, वो ये इन्हीं की सरकारें थी जिन्होंने डिसीजन अच्छे नहीं दिए टाइम के ऊपर और नुकसान करवाया। अभी तो कितनी लड़ाइयां लड़ चुके हैं दोनों मुल्क आपस में। उस टाइम पर इनके हाथ में सब कुछ था। इंदिरा गांधी को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता था ना, वो बोल्ड थी, लेकिन 71 की वार में उसके पास सब कुछ था। उसने 93,000 सोल्जर भेज दिया, ना कश्मीर की बात की, और ना ही अपने बहुत सारे जो सोल्जर जो पाकिस्तान में उस वक्त पीओडब्ल्यू थे, प्रिजनर ऑफ वॉर थे, उनको उसने पूरे ढंग से वापस मिलाया। कई तो मिले ही नहीं आज तक ना, उनकी फैमिलीज उनकी फैमिलीज भी मर गई हैं, तो उनके नाम के ऊपर लिखा हुआ मिसिंग। तो ये ऐसे ये काम किए, तो वो लोगों को मालूम है ना कि लीडर थे, लेकिन मोदी जो है कुछ अजीब सा आदमी, ना सोता है ना किसी को और को सोने देता है, सबको इसने सबको ना नकेल डाली हुई है, वो घुमा रहा है उनको। तो वो भी, लेकिन काम करने वाले उसके मिनिस्टर अच्छे हैं, और जिसको भी उसने पोर्टफोलियो दिया है वो ठीक से निभा रहा है। और अपने मनमोहन सिंह जी के टाइम पर भी लोग 2-3 मिनिस्टर बड़े अच्छे थे, एक एनवायरमेंट का था, है ना। अभी इनको थोड़ा सा 24 के बाद हो सकता है कि 1-2 मिनिस्टर्स जो हैं वो रिटायर हो जाएं, तो वो तैयारी चल रही है। ये बड़ा चला, वो तेज आदमी, इसको मालूम है किसको कहाँ लाना है, किसको लाना, अभी टेस्ट कर रहा है। किसी जूनियर मिनिस्टर बनाया हुआ है, किसी को मिनिस्ट्रियल लेवल का मिनिस्टर लगाया हुआ है, देखने के लिए कि हाँ ये कितना ये खोटा सिक्का है, चलने वाला है। तो वो ये है। तो ये चौधरी साहब, मैं जो आपको आज थोड़ा सा ग्लिम्सिस दी है, इसके ऊपर कभी बैठ के डिटेल में बात कर सकते हैं। ये पूरी पूरी रिपोर्ट मेरे पास है, ये स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट की जर्मन की रिपोर्ट है, जो इनके मिनिस्टर्स अभी इंडिया गए हुए थे, उन्होंने भी अपने जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं मुल्क के लिए भी, हमने कहाँ जाना है, कहाँ इन्वेस्ट करनी है, वही फिर इनके इंडस्ट्री बेस को आके बोलते हैं कि आप वहां जाइए, हम आपकी हेल्प करेंगे, ये टेलीफोन नंबर है, ये बात करो। तो ये लग रहा है मुझे कि यहाँ पर तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गई है, इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। ये यूक्रेन की वॉर के बाद उसके बीच में इनको अभी पता लग रहा है कि हम लोगों ने यहाँ पर भी गरीबी आ गई है ना, यहाँ पर भी वो नहीं पहले ऐसा स्टैंडर्ड रहा। ठीक है, हम लोगों ने अच्छे पैसे कमाए हुए हैं, तो सरवाइव कर रहे हैं, और बच्चे सही टाइम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट हो गए, तो हम लोग अपनी पेंशन में ठीक ठाक खा पी के गुजारा कर सकते हैं ना। तो लेकिन जो आने वाली जनरेशन है, अगर इन्होंने कुछ उस पर नहीं फोकस किया तो यहाँ पर बुरा हाल होगा। यही सबसे बड़ी मेरी प्रॉब्लम है यहाँ पर, कि इन लोगों ने जो जब इनके पास बहुत अच्छा मौका था इन्वेस्टमेंट का, ये गलत चाइना की तरफ भाग गए, उसको उन्होंने वर्ल्ड फैक्ट्री बना दी, बाकियों को बोला चले जाओ, क्योंकि वो कंपनियों वालों ने सिर्फ अपना जो 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 रेवेन्यू था उसको बढ़ाने के लिए किया था काम ना। अब वो टेक्नोलॉजी चाइना जैसे मुल्क में चली गई है, वो इनको नचाते हैं कठपुतली की तरह, आजा भाई, है ना। तो वो ये देखते हैं, अब कहते हैं डीकपलिंग करेंगे, ये करेंगे, तो बहुत टाइम लगेगा पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस को दोबारा से इंस्टॉल करने में। मेरा यही काम था, मैंने इसी के ऊपर अपनी पूरे 11 साल लगा दिए। तो ये इसको अगले 10-11 साल और लगेंगे, और तब हो सकता है कि 25-30% जो 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 प्रोडक्शन जो है वो ट्रांसफर हो सकती है यहाँ पर। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़ी डिटेल के साथ सारी चीज़ें समझाई और बताया कि किस तरीके से इंडिया डेवलपमेंट की नई नई मनाजिल जो है वो तय कर रहा है, उसमें मोदी जी का कितना अहम किरदार है, और उसके साथ साथ बाकी जो मिनिस्टर्स हैं या जो पहले जो हुकूमतें रही हैं उनका क्या किरदार है, और यूरोप के साथ आपने कंपैरिजन किया। बड़ी हैरानकुन बात आपने बताई एंड में कि यूरोप इस वक्त जो है वो इंडिया की तरक्की और चाइना की तरक्की की तरफ देख रहा है। ये हैरानकुन चीज़ है ना, कि एक बिल्कुल वक्त था ऐसा कि पूरी दुनिया यूरोप की तरफ देख रही थी, और आज यूरोप यहाँ पर इंडिया और चाइना की तरफ देख रहा है। तो बिल्कुल बिल्कुल। सीखना चाहिए सबको।
इससे सारी दुनिया को मेरे ख्याल में सीखना सबक हासिल होता है कि कौन से ऐसे इकदामात किए थे चाइना ने, या कौन से ऐसे इकदामात अब इंडिया कर रहा है कि पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया की तरफ जा रही है। और सारी कंपनियां, पूरी दुनिया की सारी बड़ी बड़ी कंपनीज वो चाह रही हैं कि वो इंडिया के अंदर अपना बिजनेस करें और वहां पर अपनी इन्वेस्टमेंट करें। पाकिस्तान में आज हमारे जो मिनिस्टर थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी आज एक कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर भी पूरी दुनिया से लोगों को बोला कि पाकिस्तान के अंदर, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा कोई हमें कोई फ्यूचर में कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में होती हुई नजर आए। मुझे कोई इस तरह की चीज नजर नहीं आ रही। मुजफ्फर साहब, आपने जो बात बोली, मैं भी बड़ा हैरान हूँ कि यूक्रेन का फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान गया था, या किसी न्यूज में नहीं है। और एक आधे ने बोला कि ये पाकिस्तान में क्या करने गया था। तो एक कमेंट है, वो मैं आपको शायद पढ़ के, कहता है पाकिस्तान की जो आर्मी है ना, उसमें डॉलर फेंको तो वो आपके लिए लड़ने के लिए आ जाते हैं। तो शायद ये गया है कि चलो पाकिस्तान की कोई यूनिट या कोई कंपनी या कोई डिवीजन को मैं पैसे देता हूँ, इनको पैसे की बड़ी कमी है और यूक्रेन वालों को बहुत पैसे मिल रहे हैं आजकल, पूरा वर्ल्ड उनको पैसे दे रहा है। तो वो शायद पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर के पास, फॉरेन मिनिस्टर जो बिलाल है, उनसे मिलने में गए और इसके ऊपर वो थोड़ा सा डिस्कशन हो रहा है कि हो सकता है कि उस टाइम पर जिहाद के लिए अफगानिस्तान गई थी पाकिस्तान आर्मी, इस बार जिहाद के लिए यूक्रेन आएगी। देखिए ये नैरेटिव है, ये नैरेटिव है जिसको सुन के मुझे तो अच्छा लगता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो मेरा पड़ोसी मुल्क है ना। बातें ऐसी सुनने में आ रही हैं, हमारे सुनने में भी आई हैं कि इस तरह यूक्रेन के मिनिस्टर कोई आए हैं। और मुझे कुछ दोस्तों ने बताया भी है कि ये डील फाइनल हो चुकी है कि पाकिस्तान के जो आहो, अब मैं सारी बात नहीं कर सकता यहाँ पर। नहीं, यहाँ पर वो थोड़ा सा उसका डिटेल में तो नहीं आया, लेकिन अभी कुछ दिनों के बाद में जब हम दोबारा बात करेंगे तो मैं आपको प्रिंट मीडिया से निकाल के दिखा भी दूंगा कि ये डील हुई है। और वहां पर क्योंकि आर्मी का बुरा हाल है ना, और दूसरा मजाक उड़ाते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी के जो पता नहीं कितने 30% लोग कैटेगरी सी में है, वो जो कर्नल मेजर हैं उनके घरों में रोटियां बनाते हैं, कुत्तों को खिलाते हैं, ड्राइवर बने हुए हैं, या बाल कटाने के लिए उनकी मेम जाती है उसकी। तो वो उनका बहुत खर्चा है, वो कम्बैट में लड़ने लायक ही नहीं है, कैटेगरी सी हुए हुए। तो इतना खर्चा है उसके ऊपर आर्मी का, उसको कहीं से न्यूट्रलाइज करने के लिए उन्होंने यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर के साथ ये डिस्कशन हुआ है। अब वो किस प्लेटफॉर्म पे है, कितना पैसा उनको मिलेगा, तो आप देख सकते, ये भाड़े के टट्टू हैं, वहां जहां इनको पैसा फेंकोगे चले जाएंगे। ये बड़ा इंसल्टिंग बात है ना। बिल्कुल ऐसे ही। चलिए डॉक्टर साहब, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने हर चीज को बड़ी डिटेल के साथ हमें एक्सप्लेन किया है। तो अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। थैंक यू, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।